नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक तरफ रामदेव अपने चिर परिचित बेईमान अंदाज में नरेंद्र मोदी को हिंदू धर्म का योद्धा बता रहे हैं और विपक्ष को हिंदू धर्म का शत्रु पक्ष बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट दवाइयों के नाम पर की गई फर्जी विज्ञापन की बेईमानियों के मामले में रामदेव को बार बार रगड़ रही है। दवाइयों के फर्जी विज्ञापन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट हर बार बाबा रामदेव के माफीनामे में मौजूद बेईमान नीयत को पहचान ले रही है। सुप्रीम कोर्ट अब तक लगातार 3 बार फर्जी विज्ञापन के मामले में रामदेव के माफीनामे को खारिज कर चुकी है। इस मसले पर अब की बार सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को फिर से तो हड़काया ही, मगर साथ ही साथ उत्तराखंड शासन प्रशासन को भी कड़ी फटकार लगाई है। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे मसले पर बात करते हैं कि आखिरकार फर्जी विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और उत्तराखंड शासन प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में क्या कुछ कहा है। पहले तो इस मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। दरअसल मामला यह है कि डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन, यानी एक तरह से कह लीजिए तो फर्जी विज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस याचिका में कहा था कि एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ इन विज्ञापनों में बहुत लंबे समय से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी याचिका में रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन करती है और बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करती है। हर कंपनी को अधिकार है कि वह अपनी प्रोडक्ट का विज्ञापन करे, मगर उसे बेबुनियाद किस्म के विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। रामदेव की कंपनी का विज्ञापन भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए मौजूद कई कानूनों का उल्लंघन करता है। इस याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 जुलाई 2022 को छपे उस विज्ञापन को भी पेश किया जिसमें पतंजलि आयुर्वेद ने देश से अपील की है कि वह फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री से खुद को बचा लें। इस याचिका में बाबा रामदेव के उन बयानों को भी दर्ज कर बताया गया है जिसमें उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस कहा है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दूसरे लहर के दौरान होने वाली मौत के लिए एलोपैथी मेडिसिन को जिम्मेदार ठहराया है। बाबा रामदेव के इन सारे दावों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बेबुनियाद बताकर अपनी याचिका दायर की थी। आपको भी याद होगा कि कोरोना के दौरान बाबा रामदेव कोविड-19 वैक्सीन का मजाक उड़ाया करते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे मरीजों का मजाक उड़ाया करते थे। इन सब बातों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने याचिका में दर्ज किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कहा था कि आप अपने भ्रामक और झूठे विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और भ्रामक और झूठे विज्ञापन करेंगे तो आपके हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब बाबा रामदेव और रामदेव की कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी तो है नहीं, वह सीधे केवल और केवल नरेंद्र मोदी को हिंदू धर्म का योद्धा बताती है, बाकी सबको शत्रु पक्ष कहती है हिंदू धर्म का। तो नरेंद्र मोदी के सत्ता के साथ गलबैयां करते हुए आगे बढ़ने वाली कंपनी है, तो वह इस आदेश को कहां मानने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के महज 24 घंटे के बाद आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर से भ्रामक दावे पेश कर दिए। फिर से ऐसे विज्ञापन जारी हुए जो यह बताते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद के पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ग्लूकोमा आदि बीमारियों का परमानेंट इलाज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 27 फरवरी 2024 को सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद पर जमकर फटकार लगाई थी। बड़ी कठोर शब्दों में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद ने पूरे देश को धोखा दिया है। पहली नजर में साफ साफ दिखता है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। इसके बाद 19 मार्च को फिर से इस मसले पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और संस्थापक बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होकर के माफीनामा का हल्फनामा दर्ज करने का आदेश दिया था। 2 अप्रैल साल 2024 के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई
तो बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने अपने हल्फनामे में यह लिखा था कि पतंजलि आयुर्वेद की मीडिया ब्रांच को यह पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के भ्रामक विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से ऐसे विज्ञापन प्रसारित होते रहे जो भ्रामक विज्ञापन और फर्जी विज्ञापन की कैटेगरी में आते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के कुतर्क पर जस्टिस अमानुल्लाह के साथ सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली ने इस पर कहा था कि अगर आप अपने बचाव में यह तर्क पेश कर रहे हैं तो आपके माफीनामे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट को जो आपने अंडरटेकिंग दिया है उसके मुताबिक आपका माफीनामा कोर्ट के आदेश का घनघोर उल्लंघन है। हम कहना चाहते हैं कि हम इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि आपकी मीडिया डिपार्टमेंट को यह पता ही नहीं चला कि क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई देश दुनिया से कटा हुआ समुद्रों के बीचों बीच में खड़ा कोई द्वीप है कि आपकी मीडिया डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ क्या चल रहा है। आपने जो माफीनामा दायर किया है वह दिखावटी माफीनामा है। क्या कोई ठोस कारण है कि आपके माफीनामे को स्वीकार किया जाए? कुल मिलाजुलाकर यह कहा जाए तो उस दिन की सुनवाई में इस तरह का कुतर्क रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की एक भी नहीं सुनी। ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ने की मुद्रा में खड़े रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार नहीं किया। अब इसी मसले पर 10 अप्रैल 2024 के दिन यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से दलील रख रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि आपके माफीनामे का हल्फनामा केवल कागज पर है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे खारिज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी अंडरटेकिंग को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी, मगर उसके बावजूद भी जानबूझकर वह उसी अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह का माफीनामा दिया जा रहा है जो केवल कागज पर है। आप लोग दंडात्मक कार्रवाई के लिए, दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहिए। इस पर पतंजलि आयुर्वेद के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लोग गलतियां करते हैं। इस बात का जवाब देते हुए जज हिमा कोहली ने कहा कि जो गलतियां करते हैं उन्हें अपनी गलतियों का नतीजा भी भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ज्यादा उदारता नहीं बरतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले मीडिया के जरिए एक दिन पहले ही पब्लिक में पहुंच चुका था। यह क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने माफीनामा देने से पहले ही मीडिया को दे दिया गया? यह बताता है कि यह लोग माफी को लेकर के गंभीर नहीं हैं, यह लोग अपना प्रचार करना चाहते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के वकीलों को उनका पहला हल्फनामा वापस लेने की हिदायत दी थी, क्योंकि पहले हल्फनामे से इस लहजे में लिखा हुआ था जैसे कि कंडीशनल माफी मांगी जा रही है, शर्त लगाकर माफी मांगी जा रही है। उसकी भाषा अनकंडीशनल नहीं थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके सलाह देने में क्या चूक हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि माफीनामे को लेकर के नए हल्फनामे में भी कथित जैसे शब्दों की भरमार है। कथित क्या होता है? कथित नोटिस, कथित गलती, कथित अवमानना जैसे शब्द लिखे गए हैं। अंग्रेजी में कहें तो एलिज्ड नोटिस, एलिज्ड कंटेम्प्ट जैसे शब्दों की भरमार है। इसका माफीनामा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह पता चलता है कि पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप लगाया गया है, इसलिए पतंजलि आयुर्वेद ने माफी मांगी है। जबकि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे यह लगे कि पतंजलि आयुर्वेद स्वीकार करता है कि उसने गलती की है, गलती जानबूझकर की है, इसलिए पतंजलि आयुर्वेद ने अपनी माफीनामे में अपनी गलती की माफी नहीं मांगी है, ऐसा कुछ लगता है। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी विचित्र किस्म की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके अदालत के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से बचने की कोशिश की है। अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। उन्हें उसका पालन करते हुए कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए था, मगर उन्होंने कोर्ट से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने के लिए आवेदन दायर किया कि वह विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं, जबकि उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने का आवेदन 30 मार्च को दायर किया था और टिकट देखने पर पता चलता है कि टिकट की खरीदारी 31 मार्च की हुई है। इसका मतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव के वकीलों ने झूठा आवेदन दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी पतंजलि और उसकी सहायक कंपनी दिव्या फार्मेसी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में पूरी तरह से फेल साबित होती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य के अधिकारी पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह अचरज में है कि उत्तराखंड राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने केवल फाइल को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने यह भरपूर कोशिश की है कि मामले को किसी न किसी तरीके से लटकाया रखा जाए। जब उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह बात पता थी कि पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी की दवाइयों का विज्ञापन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद भी उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कुछ भी क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के अपराध में बराबर की भागीदार है। कोर्ट ने यह कहते हुए कि वह अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की नोटिस नहीं जारी कर रही है, मगर यह आदेश दे रही है कि साल 2018 के बाद से लेकर अब तक उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से हरिद्वार में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर रहे सभी अधिकारी हल्फनामा दायर कर यह बताएं कि उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के खिलाफ क्यों कोई कदम नहीं उठाया है। अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की गई है। अब अंत में चलते चलते इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि यह जो पूरा मसला है वह एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का नहीं है। यह पूरा मसला है दवाइयों के फर्जी विज्ञापन से। जिन दवाइयों से जीवन बचाने की कोशिश की जाती है उन दवाइयों के फर्जी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी उस जाल में मत फंसिएगा जो यह कहें कि बाबा रामदेव को आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन पर कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि उन्होंने फर्जी विज्ञापन दिया है और वो भी दवाइयों का फर्जी विज्ञापन किया है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।